नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और चाहे वो नगर की घटना हो या देश में घटना घटी हो, उस पर नए नए जो घटनाएं घटती है या अच्छी बुरी बात होती है, उसको लेकर अपने अपने स्तर से चर्चा भी होती है। तो हम आज बात करेंगे पत्रकारिता और जो पत्रकारिता के लेकर जो पत्रकारगण हैं उनके साथ हो रहे घटनाओं, दुर्घटनाओं या उनको झूठा फंसाने के प्रयास या उनको झूठा जेल में डाल देने को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर तो यह सही है कि कहीं ना कहीं पत्र कुछ जो हमारे पत्रकार साथी है उनके पत्रकारों के द्वारा किसी भी मामले को, मुद्दे को उठाने पर कुछ लोगों के हित प्रभावित होते हैं और वो हित प्रभावित होने के कारण उस उनकी प्रताड़ना का उनके उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। और ऐसे कई मामले हैं और कई बार ये मामले विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्र हो या सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके माध्यमों से जानकारी सामने आती रहती है। और यदि हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो ताल नगर है। और अभी जो एक सबसे बड़ी चीज़ एक देखने वाली है कि पत्रकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूबर हो या किसी समाचार पत्र का हो, जो भी हो, अगर उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो एक पत्रकारों के समर्थन में उनका जो संगठन है या जो सभी पत्रकार है, वे एक आंदोलन के रूप में, मानव श्रृंखला के रूप में और एक आंदोलन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि यदि पत्रकार आपस में एकजुट नहीं रहेंगे, संगठन बनाकर नहीं रहेंगे, तो उनका शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, झूठे उन पर प्रकरण दर्ज होंगे और न जाने क्या क्या उनके साथ होगा और हत्या तक भी होगी। यदि बात मैं मेरी खुद की करूं, स्वयं की करूं, तो ताल नगर में एक मामला मैंने उठाया था। उस मामले को लेकर जब मुझे झूठा फंसाने का प्रयास हुआ तो बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ताल नगर के कुछ पत्रकार साथियों ने, उनको मालूम थी कि ये झूठा षड्यंत्र है, आरोप है, प्रयास है, उसके बावजूद भी मुझे मेरा सपोर्ट करने या सहयोग करने की बजाय मेरे खिलाफ खड़े रहकर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया और आखिरकार पुलिस को दबाव में लेकर झूठा प्रकरण दर्ज हुआ। ये अलग बात है कि माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया, परंतु सबसे बड़ी बहुत दुखद बात है, यदि हो सकता है कि आपको किसी के विचारों से, आपके विचारों से तालमेल नहीं खा रहा हो या आपको उससे कोई परेशानी हो, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उससे अच्छा काम करें। आज मैं 5 लोगों की या 10 लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो आप 50 लोगों की मदद करोगे तो संभवतः लोग स्वयं ही आपकी ओर आएंगे, आकर्षित होंगे, आपसे पास आएंगे। परंतु आप इन सब चीज़ों को करने की बजाय एक दूसरे को निपटाओगे तो नुकसान आपका ही है, स्वयं का ही है। खैर ठीक है, हमने तो हमारी लड़ाई लड़ी और आज भी हम निरंतर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और हमारा प्रयास हमेशा सदैव ये रहा है कि शासन हित में, जनहित में, और जो भी जहाँ जहाँ भी जनता का जब भला होता हो करने का प्रयास करते हैं। तो एकजुटता बना के रखिए, जरूरी है। आपके जो भी आपसी मतभेद है उनको बैठ के दूर करना चाहिए, न कि एक दूसरे को झूठे फंसाने के आरोप प्रत्यारोप का करना चाहिए या लोगों को उकसाना चाहिए। बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। और वही बात है कि जो जो लोग, जिन पत्रकार साथियों ने मेरे खिलाफ मुझे झूठा फंसाने वालों का सहयोग करा, आज वही पत्रकार साथी आज आकर जानकारियां मांगते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, हम हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम किसी से भी कोई खार द्वेष द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, परंतु ये चीज़ें अच्छी नहीं है। यदि आप लंबे समय तक साफ सुथरी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपसी सामंजस्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये बात तो हुई, खैर ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं जो असम असम के जो गुवाहाटी है वहाँ पर एक पत्रकार हैं जिनका नाम दिलवर हुसैन होकर, उनके द्वारा किसी आंदोलन, बैंक के विरुद्ध कोई मामला था
उस मामले को लेकर समाचार कवरेज किया, आंदोलन किया, जिससे कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर संबंधित पत्रकार को के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए गए और उसको जेल में डाल दिया गया। इसका विरोध असम में बहुत बड़े स्तर से हुआ, गुवाहाटी में। और मैं बता दूं, इसके पूर्व भी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जो बीजापुर है, वहाँ पर भी एक मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, उनके साथ भी एक रोड ठेकेदार द्वारा उनको धोखे से बुलाकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है निरंतर। उसमें भी वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो पत्रकार हैं, साथी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। तो आप इसी मामले में पत्रकारों के ऊपर जो निरंतर जो हमले हो रहे हैं, या उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास हो रहा है, या उनको झूठा फंसाया जा रहा है, या उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो रही है, इसे लेकर हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार, प्रसिद्ध यूट्यूबर रवीश कुमार द्वारा बेबाकी से विश्लेषण किया गया है। उनके सौजन्य से हमारे द्वारा उनका जो यूट्यूब रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल है, उससे लिया है वीडियो, आप आगे देखेंगे। तो मित्रों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, मिलजुल कर रहिए, और आप अच्छा काम करें तो स्वतः ही लोग आपको चाहेंगे, मानेंगे। अन्यथा आप बड़ी जो लकीर है, जो कहावत है कि अगर छोटी लकीर के पास से अगर बड़ा होना है तो उसके पास बड़ी लकीर खींचना पड़ती है, उसके लिए अच्छा कार्य करना पड़ता है, न कि उस लकीर को मिटना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम के एक पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार को क्यों गिरफ्तार किया गया है? पहली गिरफ्तारी के मामले में जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो फिर से उन्हें चोरी और डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस बैंक के बाहर दिलवर हुसैन मजूमदार प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी बैंक में चोरी और डाका डालने के प्रयास के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसकी शिकायत किसने कराई? उसी बैंक के प्रबंध निदेशक ने, जिनका इंटरव्यू दिलवर हुसैन मजूमदार उसके बाहर कर रहे थे। साफ है कि दिलवर हुसैन को किसी बात की सजा दी जा रही है, अपराध की नहीं। ऐसी खबर लिखने के मामले में जिसके तार मुख्यमंत्री से भी जुड़ते होंगे। यही कारण है कि गुवाहाटी में पत्रकार सड़कों पर उतर आए हैं। हताशा के इस दौर में यह देखना भी हौसला देता है कि गुवाहाटी के पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, मानव श्रृंखलाएं बना रहे हैं, थाने तक मार्च कर रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन केवल गुवाहाटी में नहीं बल्कि असम के दूसरे हिस्से में भी हुए हैं। पत्रकार काली पट्टी बांधकर प्रेस की स्वतंत्रता के नारे लगा रहे हैं। असम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब पत्रकार इस तरह एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हों। द वायर के लिए लिखने वाली पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती ने लिखा है कि इस तरह का प्रदर्शन असम में पहले नहीं देखा गया, रेयर है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर वहां के पत्रकारों ने भी घनघोर आंदोलन किया, लेकिन असम का आंदोलन जोरदार बताया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई। क्या आपने सुना कि जागरण के पत्रकारों ने सड़कों पर मार्च किया हो? दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दिलवर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी की निंदा की है, लेकिन एक हताशा घर करती जा रही है कि निंदा से भी कुछ नहीं हो रहा। गिरफ्तारियां रुक नहीं रही, हत्याएं रुक नहीं रही। असम के ये पत्रकार एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। गुवाहाटी प्रेस क्लब की अध्यक्ष सुष्मिता गोस्वामी ने कहा है कि पत्रकारों का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक दिलवर को रिहा नहीं किया जाएगा। दिलवर के अरेस्ट के खिलाफ एक आंदोलन की घोषणा की है और हम चाहते हैं कि पत्रकार के साथ साथ बाकी लोग भी, ये गणतंत्र डेमोक्रेटिक लोग भी, ये जर्नलिस्ट का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडिया फ्रीडम जो है, मीडिया फ्रीडम को काट करने के जो साजिश है, इसको डिफीट करने के लिए ये इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले आसाम में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने द क्रॉस करेंट के दिए गए एक बयान में ये आशा व्यक्त की कि ये क्रॉस करेंट में मीडिया की एक शक्तिशाली आवाज बनेगा
और उन्हें ये समाचार पोर्टल के दर्शकों की भी पूर्ण सहयोग की भी मांग की। सैकिया ने कहा था कि मीडिया में नकारात्मक खबरें उनके पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने में मदद करती है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि ये समाचार पोर्टल राज्य के प्रगति के लिए हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने जो कार्य के भी वो सपोर्ट में प्रमोट करके वो न्यूज़ पब्लिश करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार को ये मानना है कि दिलवार हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी को क्रॉस करंट की भूमिका को लेकर सैकिया और मुख्यमंत्री शर्मा के बीच मतभेदों के एक नतीजा मानते हैं ये लोग। तो आगे जर्नलिस्ट हम दिलवार हुसैन मजूमदार की और जर्नलिस्ट फ्रीडम कार्ड करने की जो साजिश की है, इसके खिलाफ हम अपना आवाज उठाते रहेंगे। यह वीडियो केवल असम के पत्रकारों के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है, उनके लिए भी जो कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा रखते हैं। हम आगे बताएंगे कि हाल के दिनों में कैसे कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया है। तो अगर पत्रकार खबर लिख देगा या सवाल पूछ देगा तो क्या उसे जेल भेज दिया जाएगा? आपको समझना होगा कि सरकारों को यूट्यूबरों से क्यों दिक्कत होने लगी है, क्योंकि गोदी मीडिया के जरिए खबरों पर पूरा कंट्रोल कायम किया जा चुका है। यूट्यूबर ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उन पर यह हमला हो रहा है। इस वीडियो का संदर्भ बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि देश में क्या होने जा रहा है। 25 मार्च को दिलवर हुसैन मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलवर एक वेब पोर्टल क्रॉस करंट के लिए काम करते हैं, जिसका इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। पहली गिरफ्तारी के मामले में दिलवर को जमानत देते हुए कोर्ट की टिप्पणी बता रही है कि देश भर में बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पाने के बाद भी पुलिस अब भी वही खेल खेल रही है। दिलवर हुसैन मजूमदार के मामले में जमानत देते हुए कामरूप के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने आदेश में कहते हैं कि मेरा मानना है कि जांच अधिकारी गिरफ्तारी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ित के बयान और गिरफ्तारी के आधार में कोई तालमेल नहीं है। पीड़ित ने यह नहीं कहा कि आरोपी ने उसे या उसके समुदाय को लेकर किसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे पता चलता है कि यह गिरफ्तारी कानून का दुरुपयोग है। यह कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है, न कि गलत आधार पर गिरफ्तारी के लिए। तो कामरूप के अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यह बयान सब कुछ साफ कर देता है। किसी तरह पत्रकार को जेल में डालना था तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसके बाद दिलवर हुसैन को चोरी और डकैती के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए असम के पत्रकार सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें दिख रहा है कि किस तरह से दिलवर हुसैन को जेल में डाला गया है। 2021 में असम के भूमि घोटाले पर इनकी एक रिपोर्ट द वायर में छपी थी। द क्रॉस करंट और द वायर ने मिलकर इसकी जांच की थी कि मुख्यमंत्री राज्य भर में सरकारी जमीनों से किसानों के परिवारों को बेदखल कर रहे हैं, यह कहते हुए कि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जबकि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का संबंध एक रियल एस्टेट कंपनी से है, उस पर भी 18 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। यह रिपोर्ट आज भी वायर की साइट पर मौजूद है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि इस रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद कोई जांच हुई या नहीं, या कोई एक्शन लिया गया या नहीं। बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसके ऊपर बुलाया बाइट देने के लिए, वो ऊपर चला गया। उसका बाद उसका ऊपर कुछ केस जोड़ा दिया गया। 3 केस से वो उसको जामीन मिल चुका है। अभी चौथा केस का हियरिंग आज है। तो चौथा केस में बताया हुआ है कि दिलवर हुसैन ने अंदर जाकर कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुराने का कोशिश की। तो मेरा सवाल यह है, अगर दिलवर हुसैन ने ऐसा गलती की तो बैंक का हर इंच सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटर है, तो बैंक अथॉरिटी उन्हें बाहर लेके आइए वो उस फुटेज को जो दिलवर हुसैन ने ये गलती किया। मेरा उम्मीद है कि दिलवर हुसैन ने ये सब कुछ नहीं किया था। जबरदस्त उसका ऊपर ये जो फॉल्स एलिगेशन लगाया हुआ है, ये सरकार ने बहुत गलती किया। मैं सरकार को ये आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द दिलवर हुसैन को रिहा किया जाए।
क्या यह संयोग है कि दिलवर हुसैन मजूमदार की नई रिपोर्ट भी एक ऐसे बैंक के बारे में है जिसके निदेशक मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ही हैं? द क्रॉस करंट की वो खबर क्या थी जिसके बाद दिलवर हुसैन को दूसरे मामले में जेल में भेजा गया, वह भी थोड़ा जान लीजिए। 25 मार्च को दिलवर की एक खबर द क्रॉस करंट पर प्रकाशित होती है जिसमें असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक दोमबारू सैकिया से कई सवाल पूछे जाते हैं। दिलवर इसी बैंक के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे क्योंकि बैंक के गुवाहाटी मुख्यालय के बाहर इसके कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में राजनीतिक संगठन असम जातीय परिषद की युवा इकाई भी शामिल थी। आरोप लगा रही थी कि बैंक में कथित रूप से करोड़ों की अनियमितता हुई है। इस बैंक के निदेशक असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के विधायक विश्वजीत फुकन इसके चेयरमैन हैं। कोऑपरेटिव बैंक में कथित रूप से धांधली हुई है, यह सुनकर तो सबसे पहले भारत सरकार के कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह को फोन करना चाहिए था कि तुरंत इसकी जांच की जाए, रिजर्व बैंक को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया एक पत्रकार। आरोप क्या लगा? एक गार्ड के आरोप के आधार पर दिलवर की गिरफ्तारी होती है। गार्ड ने शिकायत क्या की कि दिलवर ने कथित रूप से बोडो जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति का अपमान किया है। किस व्यक्ति का अपमान किया है वो शिकायत में नहीं है, उसका नाम नहीं। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि यह स्पष्ट नहीं कि जिसका अपमान हुआ वह बैंक का कर्मचारी है या कोई और, मगर दिलवर हुसैन पर अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम का उल्लंघन करने सहित विभिन्न आरोपों के तहत केस दर्ज कर दिया गया। द वायर ने लिखा है कि दिलवर प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां से उन्हें पान बाजार पुलिस थाना बुलाया जाता है और गिरफ्तारी हो जाती है। आधी रात को उनके दोस्तों और परिवार को सूचित किया गया कि उन्हें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनकी पत्नी को कागज के टुकड़े पर लिखकर वह लाइन दे दी गई जो कथित रूप से दिलवर ने बोडो समुदाय के आदमी से कही थी। हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में दिलवर हुसैन को जमानत देते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग हुआ है। जांच अधिकारी गिरफ्तारी का बचाव तक नहीं कर सके। क्या यह साफ नहीं कि पत्रकार को फिक्स किया जा रहा है, उसे खबर लिखने की सजा दी जा रही है? 25 मार्च को गिरफ्तारी होती है, 26 को जमानत मिलती है, लेकिन 27 को दूसरे मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अवैध तरीके से बैंक में प्रवेश किया, दस्तावेज चुराने की कोशिश की, बैंक के काम को रोका और कर्मचारियों को धमकी दी। एक मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस को ख्याल आता है दूसरी शिकायत में गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट देखिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि दिलवर को पत्रकारिता से संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके खिलाफ 2-3 मामले हैं, वे सभी में गिरफ्तार किए जाएंगे, चाहे तो जमानत ले सकते हैं। एक्सप्रेस में मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान छपा है, क्या आपको हैरान नहीं करता? क्या आपने देखा कि एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि दिलवर हुसैन के खिलाफ पुलिस सबूत नहीं दे पाई, गिरफ्तारी का बचाव नहीं कर पाई और कानून का दुरुपयोग हुआ? तब भी मुख्यमंत्री बचाव कर रहे हैं कि दिलवर के खिलाफ कई केस हैं, गिरफ्तारी होगी। सवाल तो यही है कि कानून का दुरुपयोग कर अगर केस दायर किया जा रहा है तो उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर भी लिखा है कि मेरे ध्यान में यह बात आई है कि कुछ मीडिया हाउस ने खबर छापी है कि असम पुलिस द्वारा एक पत्रकार की गिरफ्तारी की गई है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि असम पुलिस ने हाल के समय में किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिस पोर्टल को मीडिया नहीं मानते, जिस रिपोर्टर को पत्रकार नहीं मानते कि उसे मान्यता नहीं है, उसी पोर्टल के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्रॉस करंट अच्छा काम कर रहा है, और दिलीप सैकिया उस पोर्टल को इंटरव्यू भी देते हैं। दिलवर हुसैन मजूमदार पत्रकार भी हैं और वकालत भी करते हैं। गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। दिलवर हुसैन जिस द क्रॉस करंट के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके यूट्यूब पर करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल पर 29,000 से अधिक वीडियो हैं और रिपोर्ट हैं। फिर भी इसके पत्रकार को मुख्यमंत्री पत्रकार नहीं मानते। दिलवर की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में छपे मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा के बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा क्रॉस करंट ऑनलाइन पोर्टल में काम करने वाले लोग पत्रकार नहीं हैं, उन्हें पत्रकार की मान्यता नहीं मिली है क्योंकि राज्य का सूचना निदेशालय पोर्टल के पत्रकारों को मान्यता नहीं देता,
तो क्या अब पत्रकार वही कहलाएगा जिसे सूचना निदेशालय मान्यता देगा, जिसके पास राज्य सरकार का दिया हुआ पहचान पत्र होगा, जिसके पोर्टल को सरकार विज्ञापन देगी? जिसके पास यह सब नहीं होगा, क्या वह पत्रकार नहीं कहलाएगा? यह कब से मानक हो गया? हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि दिलवर मान्यता प्राप्त रिपोर्टर नहीं है क्योंकि सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही आई कार्ड देती है। यह कैसा तर्क है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूबर को बुलाकर इंटरव्यू देते हैं, उनके मंत्री पॉडकास्टर को इंटरव्यू देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिए हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड में यूट्यूबर को पुरस्कार दिए गए। क्या उनके पास किसी सरकार का आई कार्ड था? यह कहां लिखा है कि सूचना विभाग से जिसे मान्यता नहीं होगी वह पत्रकार नहीं होगा और पत्रकारिता नहीं कर सकता? तो मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर इनके पास मान्यता नहीं है तो क्या ये पत्रकार नहीं है? फिर प्रधानमंत्री इन्हें क्या समझकर इंटरव्यू दे रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के भारत मंडपम में सैकड़ों यूट्यूबर को क्यों बुलाया गया? उन्हें सम्मानित क्यों किया गया? अब द क्रॉस करंट यूट्यूब चैनल ने ऐसी खबर कर दी जिसके तार मुख्यमंत्री से भी जुड़ते हैं, या जिस बैंक के निदेशक मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री मान्यता प्राप्त पत्रकार होने की याद दिलाने लगे। कमाल है, हर न्यूज चैनल का अपना एक यूट्यूब चैनल है, कई चैनल है। तब भी असम सरकार केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को ही अभी तक न्यूज मानती है। क्या दूसरे चैनलों के यूट्यूब चैनल और रिपोर्टर को असम सरकार या बीजेपी की सरकारें आई कार्ड नहीं देती हैं? अब तो पार्टियों के सांसद राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज हो, यूट्यूब चैनल बनाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्हें किसने आई कार्ड जारी किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव मंत्री हैं, और दिलवर हुसैन मजूमदार की खबर असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक को लेकर है, जिसके निदेशक असम के मुख्यमंत्री हैं और इसके चेयरमैन बीजेपी के विधायक हैं। अमित शाह को भी पता करना चाहिए कि असम एपेक्स बैंक के बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। ये तमाम खबरें कोऑपरेटिव बैंक के बाहर हो रहे प्रदर्शनों की हैं। इस प्रदर्शन की खबरें छप रही हैं और यह राजनीतिक मुद्दा भी है। इस बैंक में कथित रूप से 20 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। 25 तारीख से प्रदर्शनकारी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। दिलवर हुसैन मजूमदार ने रिपोर्टिंग के दौरान कई सवाल पूछ दिए। जिस इंटरव्यू के बाद दिलवर को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसमें वे प्रबंध निदेशक से बैंक द्वारा किए गए कथित वित्तीय घोटाले से लेकर भर्ती और नियुक्ति में चल रहे कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछते हैं। दिलवर हुसैन मजूमदार के इन सवालों के बाद प्रबंध निदेशक अंदर चले जाते हैं। बहुत मैं क्रॉस केन्द्र बहुत दुर्नीतिर अभियोग कि कब ये मुहूर्त आज प्रतिबाद कर विशेषकर रिक्रुटमेंटर क्षेत्र में दुर्नीतिर कथा अभियोग अपने देखा पाइसे সেই বস্তুটো আপুনি যদি ৰখে তেতিয়ালে মই প্ৰশ্নকেইটা কৰিব পাৰিম যাম ন হ'ব। हाल में जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक से लेकर इंडसइंड बैंक के भीतर धांधलियों की खबरें आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी खबरों पर पत्रकारों की नजर पड़ जाए, उससे पहले शुरुआत में खबर लिखने वालों को जेल में डाल दिया जाए? कहां तो असम एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक की रिपोर्ट पर ईडी सीबीआई की जांच अपने आप शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन उल्टा पत्रकार पर ही मुकदमा दर्ज हो गया और जेल में डाल दिया गया। अभी कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगा दिया क्योंकि बैंक के संचालन में गड़बड़ी पाई गई। 21 फरवरी को मिंट ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर ने 122 करोड़ का कथित रूप से फ्रॉड किया है। पिछले साल अगस्त में ओडिशा के कई कोऑपरेटिव बैंकों में 224 करोड़ के घोटाले की खबरें सामने आई। तो इस देश में करोड़ों का फ्रॉड हो जाता है, उन पर कुछ नहीं होता। इसके कारण अपना ही पैसा निकालने से जनता को रोक दिया जाता है, लेकिन खबर लिखने के कारण क्या पत्रकार को दूसरे अन्य मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा? असम के पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी को व्यापक संदर्भ में देखना होगा। यह मामला केवल असम तक ही सीमित नहीं है। एक बार ऐसी खबरें आने लग गईं तो न जाने कितनों की पोल खुल जाएगी। जो पत्रकार जनता के पैसे की सुरक्षा को लेकर खबर लिख रहा है वही सुरक्षित नहीं और जनता तमाशा देख रही है। कायदे से रिजर्व बैंक को इस बैंक की जांच करनी चाहिए थी, तो खबर लिखने वाले को जेल में डाल दिया गया। इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में 2100 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा। प्राइस वाटर कूपर्स ने इस बैंक के खातों की जांच की है, उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं।
प्राइस वाटर कूपर्स की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। सेबी भी अलग से जांच कर रही है कि कहीं इस बैंक में इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हुई। खबरों में लिखा गया है कि बैंक के 5 सीनियर एग्जीक्यूटिव को शेयरों के दाम की जानकारी थी और उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने खुले बाजार में अपने शेयर बेच दिए। बैंक के भीतर इस तरह की धांधली कई सालों से चल रही है। इंडसइंड की खबर बाहर आ गई तो निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। मोदी सरकार के 10 साल में आलोचना से लेकर खबरों का जो हाल हुआ है देश देख रहा है। कॉमेडियन पर हमला होता है कि वह राजनेताओं पर कॉमेडी करते हैं और पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसकी खबर से मुख्यमंत्री को दिक्कत हो सकती थी। मुख्यमंत्री कहते हैं पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई, खबर लिखने के लिए गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिस भी मामले में हुई उसी के बारे में कोर्ट ने कह दिया है सबूत नहीं, कानून का दुरुपयोग है। क्या पुलिस को कानून का दुरुपयोग करने का अधिकार है? क्या मुख्यमंत्री को ऐसी पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? हिमंता बिस्वा शर्मा इसलिए इसे पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा को लेकर कई कड़े फैसले दिए हैं। अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही स्वतः संज्ञान लेकर दिलवर हुसैन मजूमदार के मामले में आगे आना होगा ताकि संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो सके। 28 मार्च को बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर क्या क्या कहा है। कोर्ट के कहने का यही मतलब निकल कर आता है कि नाजुक और असुरक्षित दिमाग वाले लोग हर दूसरी बात को लेकर आहत होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस धाराएं लगाती रहे और एफआईआर करती रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस सुजल भुइयां की बेंच ने कहा है कि नागरिक होने के नाते पुलिस अफसरों का दायित्व है कि अधिकारों की रक्षा करें। कमजोर दिमाग वाले या जिन्हें लगता है कि हर आलोचना उन पर हमला ही है, उनके हिसाब से भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 नहीं लगाई जा सकती। ऐसे मामलों का मूल्यांकन साहस के साथ करना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि जब कुछ कहने के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) लगाई जाती है तो मौलिक अधिकारों की भी रक्षा जरूरी है। गुजरात पुलिस ने इमरान प्रताप गढ़ी पर एफआईआर दर्ज कर दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी। सारी बातें अदालतों ने कई बार दोहराई, लेकिन राजनीतिक दल से लेकर पुलिस को याद नहीं रहता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक कोर्ट को फ्री स्पीच के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। और संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं, हेडलाइन देखिए। कहते हैं वे कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर का समर्थन करते हैं। क्या उनके बयान को लेकर आपको ऐसी हेडलाइन देखी कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं, थिएटर में तोड़फोड़ करने का हक नहीं, कॉमेडियन से पहले ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या आपने ऐसा बयान देखा? जिस एकनाथ शिंदे को खुद उनके सहयोगी अजित पवार गद्दार कह चुके हैं, सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं। तब तो एफआईआर नहीं हुई, लेकिन भारत सरकार के एक मंत्री कहते हैं कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर का वे समर्थन करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की समझ और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री की समझ में कितना अंतर है। 2014 के बाद आलोचना करना, सरकार से सवाल करना, खोजी खबरें लिखना, सरकार के दावों को चुनौती देने वाली खबरें छाप देना रिस्की होता जा रहा है। फिर लोग अपने रिस्क पर कर रहे हैं ये सारा जो पत्रकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पत्रकारों के लिए नहीं बोलते, उन पत्रकारों के लिए जिनकी खबरें उनकी सरकार से सवाल करती हैं, लेकिन आलोचना का क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल है कि इस आत्मा को बचाए रखने में प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान है? खत्म करने में योगदान है या बचाए रखने में है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।